हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, जिस तरह आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा बिल्कुल वही पैटर्न पे लिया गया, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। झारखंड बोर्ड इसको ऑलरेडी पूछ चुका है और इस बार भी इससे क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो है साथियों, आपको कोई दो राय की बात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथियों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने साइंस के जो इंपॉर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चन है उनको अपलोड कर दिया गया। अगर आप उसको नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा। यह झारखंड बोर्ड का पेपर 2 है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान का। और यह प्रश्न संभवतः आपकी बोर्ड परीक्षा में पेज नंबर 80 से पेज नंबर 116 के आसपास देखने को मिलेगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर 2 और पेपर 1 दो सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। पेपर 2 में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। मैथ, साइंस और सोशल साइंस। मैथ की परीक्षा साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक की होगी। साइंस की परीक्षा आपकी पेपर 2 में 51 नंबर से 100 तक साइंस का क्वेश्चन रहेगा और सोशल साइंस का क्वेश्चन 101 से लेकर 150 नंबर तक रहेगा। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम 101 नंबर से लेकर 150 नंबर तक के सवालों को देखने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2025 के 28 जनवरी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों आप देख रहे हैं जैक रैंकर्स और ये आपके लिए बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराती है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि आपके जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो पेपर है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट मिले, यानी कि 3 बुक आपको मिले होंगे। पहला तो आपको इतिहास, दूसरा भूगोल और तीसरा आपको नागरिक शास्त्र। 3 किताब दिया गया है और इन तीनों किताबों से इसमें टोटल मिला के 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास से साथियों टोटल 17 से 18 क्वेश्चन इतिहास से रहेंगे, 17 से 18 क्वेश्चन भूगोल से रहेंगे साथियों, और 13 से लेकर 14 सवाल तक आपके नागरिक शास्त्र से रहेंगे। चीजें क्लियर है। पहले आपको इतिहास का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर भूगोल का, फिर नागरिक शास्त्र का। आइए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। ये 101 से 150 तक दिया गया। पहला क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया। तो इतिहास के साथियों 3 कालखंडों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पूछ सकता है साथियों भारत के जो है गवर्नर जनरल ना पूछ के एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे साथियों, क्लास 8 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायसराय कौन थे, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 3 होगा अगर वायसराय पूछे। ठीक है। जेम्स रेनल कौन थे साथियों, जेम्स रेनल को जो है भारत का नक्शा तैयार करने को कहा गया था। किसको, भारत का नक्शा तैयार करने को जेम्स रेनल को कहा गया था। अच्छा, रेनल को किसने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को भारत के नक्शा को तैयार करने के लिए कहा था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे भारत का नक्शा तैयार करने के लिए कहा था, तो जेम्स रेनल को। कंप्लीट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया वो जो पूछ सकता है वो साथ साथ में। अगला बोला गया 1757 में पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, देखो यहाँ सुजाउद्दौला दिया है, सुजाउद्दौला नहीं, क्या नाम होगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, 1757 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। यह भी पूछ सकता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। क्लास 8 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध इसमें दिया गया आपके सिलेबस में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर, कितना को, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था। नील विद्रोह साथियों 1859 से 1860 के दशक में नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 5वां यानी कि 105 नंबर, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, जिसको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 106 नंबर साथियों बोला गया है
है किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? बिरसा राज का प्रतीक का झंडा कैसा था साथियों? सफेद रंग का झंडा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या? तो प्राचीन काल में लेन देन कैसे किया जाता था? तो वस्तु के बदले वस्तुओं को लिया जाता था। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं? वस्तु विनिमय। ऑप्शन नंबर 1। जैसे आपको जूता खरीदना है ना, तो पहले तो पैसा नहीं था, तो जूता के बदले आपको कुछ सामान देना पड़ता था, तब जो है आपको जूता दिया जाता था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, जिसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई? तो HEC की स्थापना 1958, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1958 में किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर, 109वां नंबर। बोला गया है मलमल। मलमल किसको कहते हैं साथियों? तो याद रखिएगा, बारीक सूती कपड़ा का, बारीक सूती कपड़ा को मलमल कहा जाता है। ये आपके सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 110 नंबर, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। सिपाही विद्रोह 1857। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है साथियों कि भारत की क्रांति जो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। एग्जैक्ट अगर डेट पूछ ले कि कब हुआ तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति कहा जाता है, याद रहेगा। इसका साथियों अगर लोकेशन पूछ ले कहां पे हुआ था शुरू, तो मेरठ में। कहां पे? मेरठ से ये जो है शुरू हुआ था। कोई तकलीफ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दी गई थी 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। और अगर पूछ ले गणपत राय को फांसी कब दी गई थी, तो इसके 5 दिन बाद 21 अप्रैल को 1858 में गणपत राय को फांसी दी गई थी। सर आप ठाकुर विश्वनाथ है तो गणपत भी पूछ सकता है? जी बिल्कुल गणपत पूछ सकता है। तो गणपत को 21 अप्रैल 1858, इसके 5 दिन बाद दिया गया था फांसी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, इसी 1857 क्रांति के ही दौरान। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो भारत को असभ्य देश कौन मानता था? थॉमस वेविटिंग मकाले। मकाले जो है वो भारत में शिक्षा का देन जो है इसी का लाया गया, भारत को जो है असभ्य देश जो है मानता था मैकाले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है साथियों, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुआ था, 1901 में। कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत आप लोगों को पता होना चाहिए, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया है, वर्ण व्यवस्था आधारित था। वर्ण व्यवस्था यानी कि बांटा कैसे जाता था? तो वर्ण व्यवस्था साथियों पहले जो आधारित था वो कर्म पे ना था, किस पे? जन्म पे था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित, वर्ण व्यवस्था साथियों किस पे था? कर्म पे आधारित था। कर्म पे लोगों को बांट दिया गया था कि ये लोग ऐसे काम करें, इनको इस जात में डाल देते, ये लोग ऐसा काम करें, इसको इस जात में डाल देते। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था उसी को कहा जाता है, किस पे आधारित था? कर्म पे आधारित था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10th में भी पूछा जाता है, समझ रहे हो? 10th में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, 8 का तो इंपॉर्टेंट है ही। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पे हुआ था साथियों? अमृतसर में। कहां पे? अमृतसर में। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 117वां नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है प्यारे बच्चों? हॉकी। कौन सा? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 117 के बाद 118वां। देखो 17 नंबर तक का जो सवाल था ना, 17 नंबर का सवाल वो इतिहास से पूछा गया था। इतिहास से, किससे? इतिहास से। 18वां नंबर जो सवाल से शुरू होता है, 18वां से 118 नंबर से जो सवाल है वो भूगोल का क्वेश्चन है। अब भूगोल के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मानव स्वयं में है, तो मानव स्वयं एक क्या है? संसाधन है। मानव स्वयं एक क्या है? संसाधन है। ठीक है, और मानव को स्वयं जो संसाधन है इसको सर्वश्रेष्ठ संसाधन बोलते हैं। मानव को कौन सा संसाधन बोलते हैं? सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सभी संसाधनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो मानव है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया, जैव संसाधन होते हैं, जैव और अजैव दो तरह के संसाधन होते हैं। जैव संसाधन जो जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर पूछे मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन को क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन या फिर कृत्रिम संसाधन। मानव निर्मित या फिर कृत्रिम संसाधन। निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न अजैव संसाधन। निर्जीव से जो उत्पन्न होगा उसको अजैव, और जो जैव किसको कहेंगे? जो जीव जंतु से, जैसे मछली। मछली कैसा हो गया? जैव संसाधन। जैसे अजैव का एक उदाहरण मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी क्या हो गया? अजैव संसाधन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां नंबर। बोला गया है वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, नवीकरणीय संसाधन के कुछ उदाहरण जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और क्या हो गया, वायु हो गया, और क्या हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया, वन हो गया। ये सब जो है एक बार समाप्त हो तो पुनः इसको प्राप्त किया जा सकता है। और नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जो जल्दी से नवीकरण ना हो, जिसको नया बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाए, करोड़ों साल। जैसे कोयला, कोयला समाप्त हो जाए तो बनने में करोड़ों साल लग जाएगा। और उदाहरण क्या हो सकता है? पेट्रोलियम, बहुत ज्यादा समय लग सकता है। प्राकृतिक गैस, तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 121वां नंबर सवाल बोला है जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह किसे कहते हैं साथियों? तो जल ग्रह हम लोग पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को जो है जल ग्रह कहा जाता है, याद रहेगा। मंगल ग्रह को हम लोग कैसे दे सकते हो? लौह ग्रह, क्या कहते हैं? आयरन, लोहा इसमें बहुत ज्यादा। लाल ग्रह बोलते हैं इसको, कौन सा? लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, याद रखिएगा, लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, ठीक है। सबसे अगर छोटा ग्रह पूछे, सबसे छोटा साथियों बुध ग्रह, कौन सा? सबसे छोटा बुध ग्रह होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं साथियों? तो शुक्र को, याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को बोलते हैं, क्योंकि इसी के जैसे वो दिखता है, उतना ही साइज उनका भी लगभग है, ठीक है। तो लाल ग्रह मंगल को, सबसे छोटा ग्रह बुध को, सबसे बड़ा बृहस्पति को, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को, और जल ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाती है? तो तीव्र, जहां पे बहुत ज्यादा ढाल है, उसमें मिट्टी को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 के बाद 123वां। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन दिवस साथियों 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बोलते हैं, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? काला सोना पूछा गया, किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कौन सा? पेट्रोलियम को, ठीक है। अगर पूछ ले साथियों हरा, ये सफेद सोना किसको कहते हैं? सफेद सोना अगर पूछे, समझ लो, काला सोना पूछा है तो पेट्रोलियम। सफेद सोना अगर, देखो कोयला लगेगा आंसर है, लेकिन कोयला नहीं होगा, पेट्रोलियम होगा, काला सोना। सफेद सोना किसको कहते हैं साथियों? तो कपास को। किसको कहते हैं? कपास को सफेद सोना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 124 के बाद 125। बोला गया बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट में साथियों तीसरा स्थान है। कितना स्थान? तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, बॉक्साइट उत्पादन में। कोयला उत्पादन में पूछ ले, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कोयला उत्पादन में अगर पूछा झारखंड का कौन सा स्थान है साथियों, तो दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़ जो है साथियों पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है झारखंड कोयला उत्पादन में। और बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे आते हैं। कितने नंबर? तीसरे नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत यानी कि जिसको जो है हम लोग ये पूछा गया गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि जो परंपरागत है, जिसको बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है। कोयला बहुत पुराना समय से यूज किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। जैसे लकड़ी, लकड़ी को भी बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है, तो ये सब गैर परंपरागत है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कि कौन सा? परंपरागत। क्या है साथियों? परंपरागत। गैर परंपरागत पूछा नहीं है, यानी कि कौन सा है? परंपरागत। तो परंपरागत हो गया कोयला, लकड़ी, ये सब, ठीक है। बात करें ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये तीनों साथियों कौन सा है? परंपरागत ना होके कौन सा? गैर परंपरागत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 127वां नंबर, सुनहरा रेशा किसको कहते हैं साथियों? तो पटसन को कहते हैं सुनहरा रेशा। इसके जगह पे जूट भी लिखा आपको मिल सकता है। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? पटसन को। अगला क्वेश्चन हमारे बीच बोला गया है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दो बार डाला गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल, पेय मतलब जिसको पी सकते हैं, पिया जाता है, पीने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन फसल है साथियों? दूध तो कोई फसल नहीं है, शरबत तो कोई फसल नहीं है। चाय और कहवा, क्या आंसर हो जाएगा? चाय और कहवा। कहवा बोले तो कॉफी साथियों, कहवा का हिंदी में हम लोग कॉफी बोलते हैं, ठीक है, कॉफी। तो ध्यान रखिएगा, चाय और कहवा हो जाएगा पेय फसल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहां से पूछेगा भारत, ये चावल का कटोरा झारखंड में, ये भारत का चावल का कटोरा किसको कहते हैं साथियों? तो ये भी होगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा चावल छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ ले साथियों सबसे ज्यादा कॉफी किस देश में, सबसे ज्यादा कहवा किस देश में उपजाया जाता है? तो
ब्राजील में। सबसे ज्यादा कॉफी किसमें? ब्राजील में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे ज्यादा चाय किस देश में? तो सबसे ज्यादा चाय साथियों चीन में। चाय और चावल, चाय और चावल और चीन, तीनों चौ से शुरू होता है। चाय में भी चीन ज्यादा, चावल में भी चीन ज्यादा और चाय में भी चीन ज्यादा। ठीक है, ब्राजील जो है कहवा यानी कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला बोला गया क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? उनको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से मनुष्य की आय बढ़ती है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है साथियों? एक, दो, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। कौन कौन सी आर्थिक क्रिया? एक तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है, एक द्वितीयक होती है और एक तृतीयक आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, पूछ लिया था कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 130वां नंबर सवाल पे। संचार के साधन है। संचार यानी कि साथियों कम्युनिकेशन, बात करने के साधन, एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देखने के साधन। तो कौन से? बिजली, मंदिर, नदी, नाजी, इंटरनेट। इंटरनेट हो गया कौन सा? संचार के साधन। और कौन सा हो सकता है? मोबाइल फोन। ये सब किसमें हो जाएगा? संचार के साधन। अगला क्वेश्चन बोला है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? साथियों लोहा आंसर नहीं होगा। ये आंसर जो है स्टूडेंट लगाया था, जो बनाया था। ठीक है, तो लोहा नहीं होगा। उद्योग की जननी किसको कहा जाता है साथियों? कोयला को उद्योग की जननी। जननी मतलब होता माँ, माँ होता है माँ। तो उद्योग की माँ यानी कि सभी उद्योगों की माँ जननी किसको कहते हैं साथियों? माता कोयला को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 132 नंबर। टिस्को को कोयला कहाँ मिलता है? टिस्को क्या है सर? टिस्को एक साथियों ये है, क्या बोल सकते हैं, एक कंपनी है। ठीक है, टाटा स्टील आयरन कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी है। ठीक है, तो वो जो है स्टील और आयरन का निर्माण करती है। तो बोला गया उसको कोयला कहां से प्राप्त होता है? तो झरिया और रानीगंज से। झरिया और रानीगंज से। एक नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? यानी कि 1000 पुरुष होगा। ठीक है, और जितना महिला होगा उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? लिंगानुपात। क्योंकि पुरुष और महिला क्या लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो लिंगानुपात इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3। 133 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बोला गया है विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग रहते हैं। कहां पे रहते हैं साथियों? एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 75% लोग रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं साथियों, पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत रहते हैं? तो याद रखिएगा 95%। दो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो 95% कहां पे रहता है? उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 5% दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस महादेश में रहते हैं? तो एशिया और यूरोप में 75% लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों 118 से हम लोग 100 कहां तक चल गए? 34 तक। यानी कि 18 से लेकर 34 तक साथियों आपका कौन सा सवाल दे रखा था? भूगोल का। 17 सवाल भूगोल के थे, 17 सवाल इतिहास के। बाकी जो साथियों 16 सवाल बच गए वो किससे रहेंगे? नागरिक शास्त्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा संविधान और लिखा हुआ संविधान है। ठीक है, किस देश का? भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा, ड्राफ्ट कमेटी का, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन प्यारे बच्चों अगर पूछ ले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो नाम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही ज्यादा पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां से 2 सवाल मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट राष्ट्रपति पूछे तो कौन थे प्यारे बच्चों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सुन लो, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थे? महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूछ ले भारत के वर्तमान मतलब साथियों अभी के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा ये अभी के राष्ट्रपति है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। अगला इसी से साथियों एक 3 सवाल और बनता है प्रधानमंत्री के बारे में। ये तो राष्ट्रपति के बारे में था, प्रधानमंत्री के बारे में 3 सवाल पूछता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। पूछे भारत के अभी के प्रधानमंत्री, तो श्री नरेंद्र मोदी। अभी पूछे तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी। और भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। याद रखिए, महिला पूछे तो इंदिरा गांधी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको करा दिया। आगे देखते हैं 137 के बाद 138वां नंबर सवाल। 138वां नंबर बोला भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना साथियों? तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। हालांकि आंसर यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रखा है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कहने का मतलब है साथियों, भारत में जो है संविधान जो लागू किया गया था वो कब से हुआ था? तो ये आंसर इसका होना था 26 जनवरी 1950। लेकिन ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, ये गलत ऑप्शन बनाया। हालांकि इससे स्टूडेंट को नंबर मिल जाएगा, ये गलत है, बोर्ड का गलती, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? संप्रभु राष्ट्र बना। अब स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए 15 अगस्त 1947 लगा दिया। इस डेट को क्या होता? भारत स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, यानी कि आजाद हुआ। पूछे भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारत आजाद कब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 139वां नंबर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है साथियों? राष्ट्रपति कितने साल तक कार्य रहते हैं? तो 5 साल तक, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला साथियों 140, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ था? झारखंड में साथियों याद रखिएगा 14 लोकसभा क्षेत्र। कितने? 14 लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। कितने? 14 लोकसभा क्षेत्र है। एक क्वेश्चन यहां से और भी पूछा जाता है, विधानसभा कितना है झारखंड में? विधानसभा के टोटल सीट कितना है साथियों? 81। कितना है? 81। और लोकसभा के कितने? 14 सीट है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको याद रखने में कंफ्यूज होता है कि 14 होगा कि 81 होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अंत्येष्टि पढ़े होंगे, अंत्येष्टि र ल व साथियों लॉ से लोकसभा, लॉ पहले आता है तो पहले क्या हुआ? 14। व से विधानसभा, विधानसभा यानी कि बाद में आता है तो 81। छोटा है लॉ, तो लॉ का हो गया 14, विधानसभा बड़ा यानी कि 81। समझ गए? चलो, कोई तकलीफ नहीं है। अगला देखते हैं। अगला बोलते हैं साथियों 141वां नंबर कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति। अगला क्वेश्चन बोला गया है प्रथम दृष्टता रिपोर्ट, एफआईआर कहां दर्ज की जाती है? तो एफआईआर संबंधित थाना में दर्ज होता है। किसी का झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, एफआईआर कहां दर्ज होता है? थाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों 143वां नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कौन करता है? यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से मुक्त कौन करता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया, पद से हटाना, महाभियोग की प्रक्रिया। और अगर पूछ ले नियुक्ति कौन करता है, इनको नियुक्त कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय पूछा गया साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल। और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है साथियों? तो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, और हर राज्य में उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का एक और नाम है उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का एक और नाम है साथियों उच्चतम न्यायालय, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले गया तो माफ कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नाम हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में स्थित, ये नई दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सच्चर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? सच्चर समिति का रिपोर्ट मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया अस्पृश्यता का कानून प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, ये किसमें लिखा गया साथियों? अनुच्छेद 17 में। अगले का सवाल की ओर चलते हैं 144। आदिवासी लोग कौन है? तो साथियों आदिवासी कौन है? मूल निवासी। आदिवासी क्या? मूल निवासी, यानी कि जो कह सकते हैं झारखंड के मूल निवासी है, बहुत पुराने समय से हैं, तो इसी को बोलते हैं मूल निवासी। अगला बोलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान 2005-6 में शुरू किया गया। आपको पता होना चाहिए साथियों, राइट टू एजुकेशन जो है लागू किया गया कब से? राइट टू एजुकेशन लागू किया गया जब एक्ट जो है 2010 में 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जानी है। तो ये 2005 से 6 में सर्व शिक्षा
अभियान शुरू किया गया, जो आप अपने स्कूल में देखते होंगे। स्कूल में इस तरह से एक पेंसिल बना दिया जाता है और पेंसिल पे जो है एक बच्ची और बच्चा को बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो वो सर्व शिक्षा अभियान है, तो 2005 से 6 में चालू किया गया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कमजोर हड्डी, हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 149वां नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय? बच्चों से मजदूरी कराना किसके अनुसार दंडनीय? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी कराना, ठीक है। अगला और अंतिम सवाल है साथियों, 50वां नंबर, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बाल विवाह, बच्चों का जो है समय से पहले विवाह करा दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि लड़का का उम्र जो है 21 वर्ष, 21 वर्ष लड़कों के विवाह का उम्र है और लड़कियों का 18 वर्ष। इनसे पहले अगर विवाह कराया जाए तो इसके निवारण के लिए अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। आपके किताब में दिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों, इस तरह से आपने झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस क्लास 8 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा और निश्चित तौर पे आपकी बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से सवाल रहेंगे 100% इस वीडियो से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एक दो बार आप और देख लें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी जो वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं आप सबके बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।